दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कई सारे लेक्चर विश्व इतिहास के आ चुके हैं जो आप लोगों ने देखा है, और जब आप लोग वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो हम सबको अच्छा भी लगता है। तो आइए आज एक और लेक्चर में हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार की नींव यहीं पर रखी गई थी। दुनिया के लिए जितने भी एक इंटरनेशनल लेवल के, चाहे वो लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, संवाद हों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनने की प्रक्रियाओं की शुरुआत और सोच हो, वो यहाँ से शुरू हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार की भूमिका, बैकग्राउंड देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक बार हम। 1914 से 1918 का प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार साम्राज्यवादी राष्ट्रों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम था, क्योंकि जो देश एक दूसरे देश पर कब्जा करके अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, अपने लिए कच्चे माल के देश खरीदना चाहते थे और अपने लिए तैयार माल को बेचने का बाजार ढूंढना चाहते थे, ये उन सब के बीच में एक दौड़ थी, एक स्पीड मतलब बनी हुई थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों पर कब्जा करेंगे और हमारा साम्राज्य बड़ा होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार का सबसे महत्वपूर्ण कारण गुप्त संधि प्रणाली थी। गुप्त संधि प्रणाली जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मानी जाती है इसका। यूरोप में गुप्त संधि की प्रथा जर्मन चांसलर बिस्मार्क ने शुरू की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप के अंदर गुप्त संधि की प्रथा किसने शुरू की थी? जर्मन के चांसलर बिस्मार्क ने इसको शुरू किया था। इसने यूरोप को दो गुटों में बांट दिया। दो गुटों के बीच एक दूसरे के प्रति संदेह और घृणा का भाव बढ़ता गया। राजनीतिक वातावरण दूषित हो गया। 1879 ईस्वी में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ गुप्त संधि की। 1882 में इटली भी इस गुप्त संधि में शामिल हो गया और इस प्रकार ये त्रिगुट बन गया, क्योंकि ये वो समझौते होते थे जो पर्दे के पीछे होते थे, लेकिन इनको जो रोल प्ले करना होता था वो फ्रंट में आकर करना होता था। एक देश के साथ युद्ध हुआ तो दूसरा देश उसका साथ देगा जो तीसरे के साथ लड़ रहा है। बहुत खतरनाक समझौते होते थे और यहीं से सारे का सारा विवाद शुरू हो गया। 1887 ईस्वी में जर्मनी और रूस दोनों मिल गए। विश्व जो है राजनीतिक अखाड़े में फ्रांस जो है वो अकेला पड़ गया। फ्रांस को अपमानित करने के लिए जर्मनी ने इन देशों के साथ संधि की थी। फ्रांस प्रतिशोध की आग में अंदर ही अंदर अब जल रहा था, इसलिए 1894 ईस्वी में फ्रांस ने अब रूस से संधि कर ली। उधर इंग्लैंड ने 1902 में जापान के साथ, 1904 में फ्रांस के साथ और 1907 में रूस के साथ एक नया समझौता कर लिया। इस प्रकार दो राजनीतिक खेमों में पूरा यूरोप जो है वो बंटता गया और यूरोप आगे चलकर युद्ध का अखाड़ा बनने वाला था। 1912-13 ईस्वी के बाल्कन युद्ध, जो वार ऑफ बाल्कन्स थे, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को अब अनिवार्य बना दिया था, क्योंकि बाल्कन युद्धों के जो परिणाम थे ना, वो परिणाम फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के लिए पर्याप्त थे। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो रिजल्ट था और समझौते थे वो सेकंड होने के लिए पर्याप्त थे, वही यहाँ पर भी सिचुएशन थी। यूरोप के अनेक राष्ट्र बाल्कन क्षेत्र में अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास अब कर रहे थे। ऑस्ट्रिया और रूस भी इसी क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहते थे। बाल्कन क्षेत्र में साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता ने विश्व युद्ध की भूमिका को तैयार कर दिया था। गुप्त संधियों के अलावा प्रथम विश्व युद्ध के और भी कई सारे कारण गिनाए जा सकते हैं। नंबर एक, उग्र राष्ट्रीयता, जो फ्यूरियस नेशनलिटी है, ये भी युद्ध, झगड़ा, विवाद और लड़ाई का एक मेन कारण मानी जा सकती है। उग्र राष्ट्रीयता के कारण भी प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों के अतिरिक्त यूनान, सर्बिया जैसे छोटे छोटे देश भी उग्र राष्ट्रीयता का नशा अपने ऊपर चढ़ा के बैठे थे। वो यूनान, बुल्गारिया, सर्बिया की अब मांग कर रहे थे नए नए देशों के रूप में। चेक, स्लाव जातियां अपनी राष्ट्रीय आकांक्षा को पूरा करने के लिए यूरोप में अशांतियां पैदा कर रही थी। जब यूरोप के साम्राज्यवादी राष्ट्र अपनी सभ्यता, सांस्कृतिक, धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए संसार में आगे बढ़े तो उनमें संघर्ष जो है अब होना ही था। उग्र राष्ट्र मतलब अपने देश को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, दुनिया के सारे देशों के सामने अपने देश की वाहवाही को तैयार करना, ये उग्र राष्ट्रीयता का उस समय का एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता था। फिर आती है आर्थिक प्रतिद्वंद्विता, जो इकोनॉमिक राइवलरीज है, ये भी हमेशा ही युद्ध,
झगड़े, लड़ाई और डिस्प्यूट का एक मेन रीजन माना जाता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप के राष्ट्रों के आर्थिक जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। पूंजीवाद की उत्पत्ति हो गई। पूंजीवादी अतिरिक्त पूंजी लगाने के लिए उपनिवेश की मांग करने लगे। बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए भी अब उपनिवेशों की जरूरत थी। इस समस्या का समाधान साम्राज्य विस्तार से ही हो सकता था। इसलिए उपनिवेश को लेकर अब संघर्ष शुरू हो चुका था। पूंजीवादी राष्ट्रों के बीच आर्थिक महत्वाकांक्षा के कारण घृणा और अविश्वास का वातावरण बन चुका था। आर्थिक प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ चुकी थी कि सारे के सारे जो ये देश थे जिनके अंदर औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, इनको दो प्रकार के देश अब चाहिए थे। एक ऐसा देश इनको चाहिए जहां से इनको कच्चा माल सस्ते दामों पर मिल पाए, और एक ऐसा देश इनको चाहिए जहां पर अपना तैयार माल मनमाने कीमतों पर ये बेच सके। दो प्रकार के देशों की खोज में जब ये लोग निकले, तो इनका निकलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो खत्म हुआ जाकर के वर्ल्ड वार के ऊपर। उसके बाद तीसरा रीजन हम बात करें तो वो है साम्राज्यवादी होड़। वही आपका इंपेरियलिस्ट कंपटीशन, सारे के सारे देशों के अंदर होड़ थी कि वो ज्यादा से ज्यादा देशों के ऊपर कब्जा करेंगे, उनको गुलाम बनाएंगे, उनको उपनिवेश बनाएंगे और उनके ऊपर अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। साम्राज्यवादी होड़ प्रथम विश्व युद्ध का एक आधारभूत कारण था। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय देशों के सामने व्यावसायिक माल की खपत और कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चे माल की प्राप्ति की समस्या अब पैदा हो चुकी थी। इस समस्या का समाधान साम्राज्य विस्तार में दिख रहा था। इसलिए इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, हॉलैंड हो, बेल्जियम हो, पुर्तगाल, डेनमार्क या इटली, कोई भी देश हो, वो अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास अब करने लगा था। इससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता, जो कंपटीशन था, वो बढ़ा। अफ्रीका और चीन इस प्रतिद्वंद्विता का अब शिकार हो गए थे। सूडान को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध जो है वो छिड़ते छिड़ते रुका था, यानी एक टॉप पर पहुंच चुका था। उसके बाद सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण, जो मिलिटेरिज्म है और जो आर्मामेंट है, ये भी एक रीजन माना जाता है। उग्र राष्ट्रीयता और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति ने यूरोप के राष्ट्रों का ध्यान सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण की ओर खींच दिया। फ्रांस, जर्मनी आदि साम्राज्यवादी राष्ट्र अपनी आमदनी का 85%, सोच सकते हैं आप लोग, बड़े बड़े देश भी अपने इनकम का 2 से 4% ही सेना पर खर्च करते हैं। और यहां देखिए आप लोग, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अपनी इनकम का 85%, आप सोचिए 85% जो खर्च है वो सैन्य तैयारी पर करने लगे थे। इसका मतलब था कि दुनिया में बहुत कुछ बड़ा होने वाला था। क्योंकि आप सोच सकते हैं, जब आप इनकम का 85%, आप एक परिवार को मान लीजिए, एक व्यक्ति को मान लीजिए, आप अपने आप को खुद को मान लीजिए, अगर आप खुद ऐसे इंसान हैं जो जितना भी पैसा कमाते हैं, अगर मान लो आप 10,000 रुपए कमाते हैं और 8,500 आप हथियारों पर, बंदूकों पर खर्च करते हैं, तो अपने परिवार को कैसे पालेंगे, एजुकेशन कैसे देंगे, घर कैसे बनाएंगे, गाड़ी कैसे खरीदेंगे, विकास कैसे करेंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ थी। और इसका मतलब क्या है, जब इंसान अपनी इनकम का 85% हथियारों पर खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब वो लड़ाई करने वाला है, वो दंगे करने वाला है, वो युद्ध करने वाला है, वो किसी को मारने वाला है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनने लगी थी। ये एक बड़ा रीजन माना गया था। जो उस समय के एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये बता दिया था कि फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जिस हिसाब से खर्च कर रहे हैं, युद्ध कभी भी वर्ल्ड लेवल पर हो सकता है। और ये फ्रांस, जर्मनी नहीं, सारे ही देशों का सिचुएशन ऐसा था। भय तथा संदेह ने प्रत्येक राष्ट्र को युद्ध सामग्री जमा करने के लिए अब उत्प्रेरित कर दिया था, और इस तरह प्रत्येक देश युद्ध के लिए तैयार हो गया था। क्योंकि जब एक देश खरीदेगा तो दूसरे देशों पर भी असर पड़ेगा कि भाई ये खरीद रहा है और ये किसके लिए खरीद रहा है, हमें खतरा हो सकता है, तो वो भी खरीदेंगे। एक जबरदस्त कंपटीशन यहाँ हुआ था। और फायदा किसको हुआ? फायदा अमेरिका जैसे देशों को हुआ, जो हथियारों के व्यापारी उस समय भी थे और आज भी थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका तटस्थ क्यों रहा? क्योंकि अमेरिका ने दोनों ग्रुपों के देशों को जमकर हथियार बेचे। और जो अमेरिका वर्ल्ड वार से पहले अपनी दुनिया के देशों की ताकतवर रेस में बहुत पीछे था, वो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, वो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे पहुंच चुका था। ये सिचुएशन आप देख सकते हैं। ये जमकर पैसा उन देशों ने कमाया जो इस समय युद्ध में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन हथियार जिन लोगों ने जमकर बेचे थे। फिर है समाचार पत्रों का झूठा प्रचार। जो न्यूज है, जो मीडिया है, वो आज का भी खरीदार रहा है और पहले भी था। आज भी
आप सिचुएशन देख सकते हैं और पहले भी यही था। एक ज़माना होता था जब खबरें जो है वो पहले छपती थी और फिर बिकती थी। लेकिन यहाँ आज पहले बिक जाती हैं और उसके बाद वो छपती हैं। तो समाचार पत्रों ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत फ़ास्ट प्रोपेगेंडा चलाए। आज भी आप देख सकते हो झूठे-झूठे नैरेटिव सेट किए जाते हैं, ब्लेम सेट किए जाते हैं, प्रोपेगेंडा शुरू किए जाते हैं। हमारे देश में आप देख लो पिछले 15-20 सालों का दौर देखोगे तो आप हिंदू टेररिज्म कई सारे ऐसे एजेंडा शुरू किए गए जो कहीं धरातल पर नहीं थे, लेकिन मीडिया के द्वारा और कुछ मतलब अपने एजेंडा वाले लोगों के द्वारा उनको चलाया गया। हालाँकि वो कामयाब नहीं हुआ, बट काफ़ी सारे प्रोपेगेंडाज़ में ये लोग कामयाब हो भी जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के पूर्व सभी देशों के समाचार पत्र एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। इससे एक दूसरे की राष्ट्रीय भावना को ठेस लग रही थी। कभी-कभी दो राष्ट्रों के बीच विवादास्पद प्रश्न पर समाचार पत्रों में इस तरह की आलोचना की जाती थी कि जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता था। आप सोच सकते हैं हमारा देश के अखबार पाकिस्तान के बारे में क्या लिख रहे हैं और पाकिस्तान के अखबार उसी मुद्दे पर हमारे बारे में क्या लिख रहे हैं। दोनों में पूर्व पश्चिम का अंतर होता है। टॉपिक एक है, मुद्दा एक है, लेकिन दोनों को अपने आप को ठीक और दूसरे को गलत ठहराने की एक होड़ होती है, जिसकी वजह से भी एक नई राइवलरी, एक युद्ध की सिचुएशन पैदा होती है। फिर आता है फ्रांस की बदले की भावना। फ्रांस जो है वो एक रिवेंज स्पिरिट से गुजर रहा था। जर्मनी का एकीकरण फ्रांस को पराजित करके पूरा किया गया था। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, वो फ्रांस को हराकर को हुआ था। ये मैं टॉपिक डाल चुका हूँ। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, जो औद्योगिक क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ये सब टॉपिक मैं डाल चुका हूँ, देख लेना चैनल पर। फ्रांस को अल्सस लॉरेन का प्रदेश खोना पड़ा था और फ्रांस राष्ट्रीय अपमान को भूला नहीं था और वह जर्मनी से बदला लेना चाहता था। जर्मनी मोरक्को में फ्रांस का विरोध कर रहा था। इससे दोनों गुटों में एक नया मनमुटाव पैदा हो गया था। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, जिसको आप लोग इंटरनेशनल एनआरसी बोलते हो। इस समय यूरोप में एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय अराजकता फैल चुकी थी। प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा था। अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी देश अपने विरोधी के साथ संधि कर सकता था। स्वार्थी राष्ट्र की इस नीति ने विरोधाभास को जन्म दे दिया। इस परिस्थिति को रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, जिसके अभाव के कारण सभी राष्ट्र अब मनमानी कर रहे थे। ये भी एक रीजन था। फिर आता है सराजेवो हत्याकांड। सराजेवो जो हत्याकांड था, ये एक तात्कालिक कारण बना। सराजेवो हत्याकांड क्या था? युद्ध का जो तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण वो होता है जिसकी वजह से युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे आप 1857 की क्रांति देखोगे। 1857 की क्रांति के लिए जो तैयारियां थी, जो लोगों जनता में जो रोष था अंग्रेजों के खिलाफ, वो तो बहुत समय से पनप रहा था, 20, 25, 30 सालों से, 40 सालों से। लेकिन जो चर्बी वाले कारतूस थे, उनकी वजह से विवाद एकदम से पनप गया और क्रांति हो गई। तो तात्कालिक कारण वो होता है जो किसी घटना के तुरंत पहले होता है और जिसको मेन कारण माना जाता है वो घटना होने का। युद्ध का जो तात्कालिक कारण है वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कडुक फ्रांज की हत्या थी। राजकुमार की हत्या बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हो गई थी। ऑस्ट्रिया की सरकार ने राजकुमार की हत्या के लिए सर्बिया को उत्तरदायी ठहरा दिया और उसके सामने 12 कड़ी शर्तें रख दी। सर्बिया की सरकार ने सभी शर्तों को मानने में अपनी असमर्थता प्रकट की। सर्बिया की सरकार समस्या का समाधान महाशक्तियों के सम्मेलन द्वारा अब करना चाहती थी, किंतु ऑस्ट्रिया के राजनीतिकों और सैनिक पदाधिकारियों ने सर्बिया की प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया। ऑस्ट्रिया की सरकार ने 28 जुलाई 1914 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर दी, अपनी सेना को सर्बिया पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इस घटना से ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और युद्ध की समाप्ति जाकर हुई 11 नवंबर 1918 को। इस युद्ध के अंदर आप देखेंगे तो मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, धुरी राष्ट्रों की हार हुई। धुरी राष्ट्र फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी हारे, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हारे और मित्र राष्ट्र दोनों में जीते। पहले वर्ल्ड वार में अगर आप देखेंगे तटस्थ कंट्री के रूप में अमेरिका ने भूमिका निभाई, जो न इधर लड़ा और न जो इधर लड़ा। इसने उन मित्र राष्ट्रों को भी हथियार बेचे और धुरी राष्ट्रों को भी। ये कहा जाता है कि एक समय तो ऐसा आ चुका था युद्ध के बिल्कुल लास्ट में जाकर के कि अमेरिका दुनिया युद्ध लड़ने वाले देशों का पैसा खत्म हो चुका था। अमेरिका ने ज्वेलरी, गहनों
और गोल्ड जैसी चीज़ों के धातुओं के बदले में हथियार बेचना अब शुरू कर दिया था और दुनिया के अंदर जो दौलत थी, जो गोल्ड था, जो ज्वेलरीज़ थी, जो गहने थे, वो अमेरिका की तिजोरियों में ठूस-ठूस कर भरे गए थे और अमेरिका के अंदर 1929 में जो पहली आर्थिक मंदी 28-29 में आई, उसका रीज़न भी यही माना जाता है कि लिक्विड जो चीज़ें थी, वो कैश खत्म होता चला गया और आपके पास ऑर्नामेंट्स और गोल्ड जैसी चीज़ें इकट्ठा होने लगी। ये भी एक रीज़न माना गया था, हालाँकि कई सारे और रीज़न भी इसमें थे। तो ये आपका था, कल वाले लेक्चर में फिर हम देखेंगे क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ये सब मैं कवर कर चुका हूँ, क्रैश कोर्स आ चुके हैं। इंडियन पॉलिटी का क्रैश कोर्स आ चुका है और बाकी भी सोशल साइंस के टेस्ट पेपर आ चुके हैं, हिंदी के टेस्ट पेपर हैं, ईवीएस के टेस्ट पेपर हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के टेस्ट पेपर हैं। वीडियो के डिस्कशन में बहुत सारी पीडीएफ भी हैं और अगर आपको घर बैठे नोट्स मंगवाने हैं तो आप लोग कोरियर से नोट्स भी मंगवा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है 8447410108। दोबारा बता देता हूं, 8447410108। इस नंबर पर कॉल करके आप नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।